हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी आईएएस एकेडमी। आज हम कुछ न्यू करंट अफेयर्स के टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम लास्ट क्लास में कुछ डिस्कस करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं। ब्रीफली एक बार रिवाइज करते हैं उनको। हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे यूएल पिन, यूनिवर्सल लैंड पार्शियल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये 14 डिजिट नंबर होता है जो एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसको लागू किया है। इसके साथ में मैन पैड्स, MAN PAD, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ये शोल्डर माउंटेड वेपन सिस्टम होता है जिसके तहत लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को टारगेट किया जाता है। ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके साथ में कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जिसमें से एक था सीवीड। सीवीड ये नॉन वास्कुलर मैक्रो एल्गे, दीज आर नॉट प्लांट्स बट दीज आर सिमिलर टू द प्लांट्स। क्यों इंपॉर्टेंट थे ये? क्योंकि ये काफी वाइटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स मेडिसिनल वैल्यू के लिए जाने जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको डिसाइड किया है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा सीवीड को। इसके साथ में एक स्कीम थी वाहिनी स्कीम सिक्किम गवर्नमेंट की, सैनिटरी पैड्स वेंडिंग मशीन्स क्लास 9 to 12th, ऑल गर्ल्स फ्रॉम क्लास 9 to 12th। इसके साथ में हमने एक माउलिंग नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस किया था। माउलिंग नेशनल पार्क ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पार्क है। इसमें दो इंपॉर्टेंट स्पीसीज के बारे में हमने बात की थी, रेड पांडा एंड वाटर बफेलो। रेड पांडा, वाटर बफेलो एंडेंजर्ड कैटेगरी। इसके साथ में हमने एक फेस्टिवल के बारे में बात की थी, फूल डे। ये फेस्टिवल उत्तराखंड में मनाया जाता है, किस लिए? टू शो देयर अफेक्शन टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसी के साथ में आज हम कुछ न्यू टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारे मेन टॉपिक्स रहने वाले हैं शाही लीची फ्रॉम बिहार, मुल्ला पेरियार डैम, EPI, it means Export Preparedness Index, and co-location. This is important because of NSE co-location scam recently in the news. Again, NPPA, National Pharmaceutical Pricing Authority. And the next topic, Montreux Convention. This we have already discussed while we discussed about the Black Sea and the Turkey, and one new species of the octopus. Without wasting time, let us start to our first topic, Shahi lychee. This is a species of lychee from Bihar. This has been given GI tag, GI certification in 2018 from Bihar. GI certification is given under Act, GI Act 1999. This is given for peculiar or unique geographical properties like Darjeeling tea. इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है, GI टैग एक पर्टिकुलर लोकेशन में, एक जियोग्राफिकल लोकेशन में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं सबके लिए दिया जाता है। ये इनिशियली 10 ईयर्स के लिए दिया जाता है, लेकिन इसको दोबारा से रिन्यू भी कराया जा सकता है। ये वहाँ पे जो लाइवलीहुड है, वहाँ की बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प करता है, क्योंकि पर्टिकुलर जो क्वालिटी है किसी भी प्रोडक्ट में, ऐसा माना जाता है दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स पर्टिकुलर जियोग्राफिक लोकेशन। And some other specific points related with the lychee are, this is translucent, flavored, aryl and edible flesh. It is popular as a table fruit in India, while in China it is used in the dry form, in dried and canned form.
and India is the second largest producer in the world after China. This again is very important because UPSC may put the statement by changing India is the largest producer of the lychee in the world. So the right statement would be India is the second largest producer. And with this, we move to our next topic. And the next topic is मुल्ला पेरियार डैम. इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये 123 ईयर ओल्ड एक डैम है जो मुल्लायार और पेरियार रिवर की कन्फ्लुएंस पे प्रेजेंट है. ये दोनों रिवर केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, इडुक्की रिजर्वायर. डैम इज प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ केरला, but it is operated by Tamil Nadu. Why? Because of an agreement which was signed during British rule. According to that agreement, operational control was given to the state of Tamil Nadu for the year 999. And because of this agreement, it is now operated by the Tamil Nadu, but it is present in the state of Kerala. Because of this arrangement, the people living in the Kerala, they are fearful. Because the dam is very old, and Kerala point is that Kerala may face threat because of the old dam, and Tamil Nadu continuously insists on increasing the water level in the dam because it wants to fulfill its water needs of the 5 southern districts of Tamil Nadu. Because of decision of increasing the height of water in the dam, Kerala people or Kerala government is apprehensive that it may create disaster in the future for the people living in the Kerala. So this dispute continued, and hence this topic becomes very important. The dam is present in the state of Kerala in the Idukki district, and it is present on the confluence of the two rivers, Periyar and the Mullayar river. And one other fact is that Periyar is a west flowing river. Periyar is a west flowing river. Because of its west flowing nature, its water will not naturally go into the Tamil Nadu state, and to divert its water, we have built Mulla Periyar Dam, and after building this dam, the water is transferred, or its natural course is changed towards east to fulfill the needs of the Tamil Nadu. Some specific facts about the topic are: it is 123-year-old dam located at the confluence of Mullayar and Periyar rivers in the state of Kerala in Idukki district. The dam is built across west flowing Periyar river. Here the keyword is west flowing is very important. It is operated and maintained by the Tamil Nadu government because of a 1999 year lease agreement with the British. And the next topic is EPI, Export Preparedness Index. As the index states itself, preparedness, export preparedness. This index targets or identifies the export preparedness of various states. It is prepared by the Niti Aayog. नीति आयोग, ये इंडेक्स किस लिए बनाया गया है कि जो चैलेंजेज हैं उसको आइडेंटिफाई कर पाए हम, उसके साथ में जो अपॉर्चुनिटीज हैं डिफरेंट स्टेट्स में एक्सपोर्ट को लेके उसको आइडेंटिफाई कर पाए, और इसके साथ में गवर्नमेंट की पॉलिसी कितनी रोबस्ट है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए उसको भी आइडेंटिफाई करा जा सकता है और कंपेयर करा जा सकता है. एक तरीके से ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने का एक तरीका है. कौन इसको लेके आया? नीति आयोग. सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इसके बारे में जानना है कि ये स्टेट्स को रैंक करता है 4 की पिलर्स के बेसिस पे. 4 की पिलर्स कौन से हैं इनको हमें याद रखने की जरूरत है, बिकॉज एनी
any one or any two of these four can be given in the questions, and they can ask whether these are the parts of the pillars we use in calculating this index. Policy, business ecosystem, and the export ecosystem, and the export performance. These four pillars have sub-pillars, 11 sub-pillars, and these are, one can read from the slide. Export promotion policy, institutional framework, business environment, infrastructure, transport connectivity, access to finance, export infrastructure, trade support, R&D infrastructure, and export diversification. And the last one is growth orientation. And the next topic is co-location. को-लोकेशन का मतलब है एक से ज्यादा एंटिटीज एक ही स्पेस में जब लोकेटेड होती हैं उसको को-लोकेशन कहते हैं। इसका यही मीनिंग यहाँ पे यूज होता है, लेकिन इसका कंटेक्स्ट है हमारा स्टॉक एक्सचेंज के बैकग्राउंड में। स्टॉक एक्सचेंज के बैकग्राउंड में दिस इज अवर स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज द को-लोकेशन होस्टिंग एरिया। यहाँ पे क्या होता है इस कॉन्सेप्ट के अंदर में, जो ब्रोकर्स हैं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाले, स्टॉक्स को खरीदने वाले, बेचने वाले, उनको एक एडिशनल फीस की पेमेंट के बाद सर्वर के पास में एक लोकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। उस लोकेशन पे रह के वो अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा, इसकी सर्वर के पास विसिनिटी होने की वजह से जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस में जो टाइम लगता है वो कम हो जाएगा और बिजनेस ट्रांजैक्शंस फास्ट हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि वो बाकी के जो स्टेक होल्डर्स है जो कि उस टाइम पे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उनसे पहले अपनी ट्रांजैक्शन को पुट कर सकते हैं, स्टॉक्स को बाय या सेल आउट कर सकते हैं। जैसे कि कोई आईपीओ निकला है किसी कंपनी का, तो उसके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट अगर इन्होंने करना है या कोई शेयर्स खरीदना है तो इनको पहले चांस मिलेगा। लेकिन ये अभी न्यूज में इसलिए है कि रिसेंटली एनएसई कोलोकेशन स्कैम, इसमें क्या सामने आया है कि जो कोलोकेशन होस्टिंग एरिया प्रोवाइड किया गया था एनएसई स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे में, वहां पे जो ब्रोकर्स थे उनको पहले ही मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। कहां से? बिकॉज ऑफ देयर विसिनिटी टू द सर्वर and to the exchange, and the exchange employees passed some information regarding market beforehand to the brokers, and the brokers transacted fast even before the news came in the market, and because of that it violated SEBI guidelines. तो ये कंट्रोवर्सी हमें पता होनी चाहिए कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रेड को प्रमोट कर सकता है ब्रोकर्स के पास होने की वजह से, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है कि ये एक मार्केट रिलेटेड न्यूज को यहाँ के एम्प्लॉयज को ब्राइब करके वो हासिल करने के बाद आप उसको मिसयूज करके मुनाफा कमा सकते हो, इसीलिए ये इसका नेगेटिव इफेक्ट है। एंड वी डिस्कस्ड डेटा ट्रांसमिशन टेक्स लेस टाइम, hence co-location reduces latency. लेटेंसी क्या होता है? लेटेंसी का मतलब होता है कि कितना अधिक टाइम लग रहा है आपको कोई भी ट्रांजैक्शन पूरी करने के लिए। तो लेटेंसी अगर कम होगी तो हमारी ट्रांजैक्शन फास्ट होंगी। को-लोकेशन का फंडा ही यही है मेन, कि वो सर्वर के पास में होने की वजह से वहां पे लेटेंसी कम होती है, टाइम कम लगता है ट्रांजैक्शन को पूरा होने में। इससे जो डिले है ट्रेड्स को कंडक्ट करने का वो काफी कम हो जाता है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एनपीपीपीए, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ये हमारी प्राइसिंग को, जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है, एक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को दो पार्ट में ब्रॉडली डिवाइड किया जा सकता है, बल्क ड्रग्स एंड द फॉर्मुलेशंस। बल्क ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशंस। फॉर्मुलेशन से हमारा मतलब है जैसे कि टैबलेट्स, कैप्सूल्स। बल्क ड्रग्स जो हमारा रॉ मटेरियल होता है टैबलेट्स बनाने के लिए,
कैप्सूल्स बनाने के लिए। एनपीपीए दोनों को रेगुलेट करता है। ये जिस इंस्ट्रूमेंट के तहत इन चीजों को रेगुलेट करता है उसको बोलते हैं ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ये 1995 में आया था। एनपीपीए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, डीपीसीए 1995 को इम्प्लीमेंट करने के लिए एनपीपीए एस्टेब्लिश किया गया था 1997 में। इसका मेन काम क्या है एनपीपीए का? ये मार्केट में ड्रग्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है, उसकी अफोर्डेबिलिटी को इंश्योर करता है। और एक कॉन्सेप्ट आता है इसके अंडर में, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, NLEM। एसेंशियल मेडिसिन क्या होती हैं? एक क्वेश्चन ये उठता है। एसेंशियल मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जो हमारी बल्क पॉपुलेशन की और इमरजेंसी नीड्स को फुलफिल करने के लिए काम में आती हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर, एंटी डायबिटिक ड्रग्स, कैंसर रिलेटेड मेडिसिन। ये एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट बनाई जाती है टाइम टू टाइम। उस लिस्ट को कौन बनाता है? NPPA। ये लिस्ट इसलिए बनाई जाती है कि इस लिस्ट में जो भी मेडिसिन है उसके प्राइसेस को कंट्रोल किया जाता है, उसकी एक सीलिंग को फिक्स किया जाता है NPPA द्वारा, ताकि वो मेडिसिन मार्केट में उससे ज्यादा प्राइस पे ना बेची जा सके और जो पब्लिक हेल्थ केयर नीड्स हैं उसको इफेक्टिव कॉस्ट पे, एक लेस प्राइस पे लोगों की नीड्स को पूरा किया जा सके। NLEM अभी करंटली इस लिस्ट के अंदर मोर देन 800 मेडिसिन हैं। इन मेडिसिन के प्राइसेस एवरी ईयर चेंज किए जाते हैं बाय ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। हाउ? बाय मॉनिटरिंग WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये की टर्म हमें याद रखने की जरूरत है क्योंकि स्टेटमेंट में इसको रिप्लेस किया जा सकता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, बट द राइट आंसर वुड बी होलसेल प्राइस इंडेक्स। और एक इससे रिलेटेड और इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है वो है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, क्योंकि हमें नाम से पता चलता है कि फार्मास्यूटिकल प्राइसेस को कंट्रोल करने की अथॉरिटी है ये, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में आएगा, लेकिन ये गलत होगा। ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर के अंडर में आता है। तो उसी इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स, NPPA। ये प्राइसेस को रेगुलेट कैसे करता है मार्केट में? इसकी प्राइस मॉनिटरिंग यूनिट है डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट रीजन्स में इंडिया के में। प्राइस मॉनिटरिंग यूनिट्स प्राइस को मॉनिटर करती हैं, साथ में ये भी मॉनिटर करती हैं कि कौन सी मेडिसिन कहाँ पे अवेलेबल नहीं है और उसका प्राइस क्या है। अगर इसको यहाँ से इनपुट मिलता है प्राइस मॉनिटरिंग यूनिट से कि अवेलेबल नहीं है या वो तय प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे बेची जा रही है, तो ये रेमीडियल एक्शंस लेती है NPPA, रेमीडियल एक्शंस। आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया है। अब कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स इसके हम कवर करते हैं। NPPA was set up in 1997 to fix prices, revised prices of the bulk drugs, as we already stated, and the formulations like tablets and the capsules, and to enforce price and availability of the medicines in the country. And we discussed already this about price monitoring units in the various parts of the country. There are now 13 such units all over the country. And how it does? By which instrument? DPCO, Drug Price Control Order 1995. Under this order, the powers are delegated to it to deal with all legal matters arising out of the decisions of the NPPA and to monitor availability of the drugs, identify shortage, and to take remedial actions. It comes under the Ministry of Chemicals and Fertilizers, as we already stated, not under the Ministry of Health. It controls prices of the scheduled drugs. There are various schedules under Drugs and Cosmetics Act 1940, Drugs and Cosmetics Act 1940, जो NPPA है वो हमारी डिफरेंट शेड्यूल्स हैं, लाइक शेड्यूल H, शेड्यूल X, शेड्यूल C। इनमें जो मेडिसिन दी हैं
उनके प्राइसेस को रेगुलेट करती है एनपीपीपीए। हाउ? दे चेंज इट ईयरली बाय टेकिंग इनटू अकाउंट WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉन्ट्रोक्स कन्वेंशन। इस कन्वेंशन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है रसिया के कंटेक्स्ट में, अबाउट ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। ये दो एरिया काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ रिसेंट न्यूज ऑफ द यूक्रेन रसिया कन्फ्लिक्ट। यूक्रेन रसिया कन्फ्लिक्ट ये कन्वेंशन है जो कि वारशिप्स, नेवल वारशिप्स के पैसेज को कंट्रोल करती है। किसके बीच में? मेडिटेरेनियन सी एंड ब्लैक सी के बीच में। जो यहां से वारशिप्स पास होंगे उसकी पैसेज को कंट्रोल करने की पावर है इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग टर्की के पास। टर्की किसी भी नेवल वेसल्स को यहां से पास होने पे कंट्रोल कर सकती है, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन भी है। आर्टिकल 19 ऑफ दिस कन्वेंशन प्रोवाइड्स वन एक्सेप्शन टू whom the countries which are present on the Black Sea, and which countries are present on the Black Sea, as we have already discussed. Here is the Romania, above the Bulgaria, Romania, Bulgaria, Turkey. Here comes the Ukraine, then comes the Russia. After Russia, here comes the Georgia, and Crimea is also part of the Black Sea. Crimea is under the control of Russia. So all these countries like Romania, Bulgaria, Turkey, we already covered under this convention, Georgia, Russia and the Ukraine. All these countries also have the right to make a passage from this area. So the power of the Turkey is limited because of the Article 19 of this convention. And there are two important states in these areas. What is a state? Strait is a narrow body of water which connects two large seas. And here, one state is Bosphorus Strait and other one is Dardanelles Strait. Dardanelles Strait connects Aegean Sea or the Mediterranean Sea with the Sea of Marmara, and Bosphorus Strait connects with the Sea of Marmara with the Black Sea. आई थिंक ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा क्लियर हो चुका है यहाँ पे। इसके साथ में हमने एक और कीवर्ड यहाँ पे डिस्कस किया था, मीरोमिक्टिक बेसिन। मीरोमिक्टिक बेसिन, इस बेसिन की क्या खास बात होती है कि जो अपर लेयर है इसमें वाटर बॉडी की, उसमें नीचे मिक्सिंग नहीं होती है, और जो बॉटम लेयर्स हैं उनके पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ब्लैक सी किस तरीके का बेसिन है? मीरोमिक्टिक बेसिन है। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है एक स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो इससे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने सारे की पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हैं। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को हम कवर करते हैं। टर्की इज सेट टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन नेवल पैसेज, एंड दिस कन्वेंशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1936 through two of its strategic straits. We already discussed Bosphorus Strait and the Dardanelles Strait. Russian warships between Mediterranean Sea and the Black Sea, but it cannot do so. Why? Because of Article 19 of the treaty. Because this article gives powers to other states who are the neighboring states of the Black Sea. It was signed in 1936 to block states to the warships. And without wasting time, let us move to the next topic. And this is Silipsimopodia bidini. Silipsimopodia bidini, ये स्पीसीज का नाम है। ये स्पीसीज है ऑक्टोपस से रिलेटेड स्पीसीज। ये फॉसिल की फॉर्म में मिली है हमें कहाँ पे? यूएस में, सेंट्रल मोंटाना यूएस में। ऑक्टोपस से रिलेटेड स्पीसीज है, लेकिन ऑक्टोपस से थोड़ी डिफरेंट भी है। कैसे डिफरेंट है? ऑक्टोपस में 8 आर्म्स होते हैं, इसमें 10 आर्म्स मिले, कंटेन 10 आर्म्स। और इसकी एक अलग बात क्या है, यूनिक बात क्या है कि जो इसकी 2 आर्म्स हैं वो बाकी 8 आर्म्स की जो लेंथ है उससे ट्वाइस इन लेंथ है।
एक ये यूनिक फीचर है इसका, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सिलिप्सीमोपोडाई बिडीनाई, सिलिप्सीमोपोडाई बिडीनाई। और आज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम कवर करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू शाही लीची। It is mostly grown in the adjoining areas of Chhattisgarh. While reading the questions, pay attention to the keywords. When there are facts in a question, you need to remember the facts rightly. If you are not precise about the facts, then you may get it wrong. So here the keyword is Chhattisgarh, and this is wrong. We already covered this. This is grown in the areas in Bihar or adjoining to the Bihar. So the first statement is wrong, and the second statement is India is the largest producer. India is not the largest producer, India is the second largest producer. Hence, the second statement is also wrong. Do not leave the question up to the end. Read the whole statement consciously so that sometimes it may write it incorrect or correct. So read it carefully up to the end. Here the keyword is correct. So right answer would be neither one nor two. And the next question is Mulla Periyar Dam. The dam is built across the west flowing. Yes, it is a west flowing river. We already discussed this Periyar river. It is located at the confluence of the Mullayar and Periyar rivers in Kerala's Idukki district. This is also right. Both statements are right. And the command is which of the following statements are correct. Hence, the right answer would be 1 and the 2, A option. And the next question is EPI. Identify measurements used in EPI. We discussed four pillars of EPI, Export Preparedness Index prepared by the Niti Aayog. And the first one states trade policy of the government. And we already discussed this, that this is one of the four pillars. And company registering property. This was not the statement. Trading across borders. This was also not the statement. And the next option is business ecosystem. Yes, this was one of the four pillars. And the right option would be 1 and the 4. And the option C is the answer. Next question is, with reference to the co-location, consider the following statements. Co-location allows brokers to operate closer to their servers upon payment of additional fees. This is the concept of co-location, and the statement 1 is right. And the second statement is co-location increases latency. This is opposite to the basic concept, because according to co-location, brokers are present near to the server, and because of this close vicinity to the server, their transactions takes less time, so it lowers latency. It decreases latency, not increase the latency. So the statement 2 is not right, and the right answer would be 1 only. Next question is about NPPPA. Prices of scheduled drugs are allowed and increased each year by the NPPPA in line with the CPI. The keyword here is the CPI, and this is wrong. As we already discussed, it is not the CPI, it is the WPI, Wholesale Price Index. And because of this changement, this statement is wrong. We need to be very alert while reading the facts given in the statements. When you overlook the facts, then your statement or your wisdom will not go right according to the question. So be alert while reading the facts. And the second statement is the NPPA functions under the Ministry of Health and Family Welfare. This again is wrong statement, because this is another fact which we should remember. The authority functions under
Ministry of Chemicals and Fertilizers. Ministry of Chemicals and Fertilizers. Both statements are wrong. Again, even you have the knowledge about the question, but still you can get it wrong. Why? Because of the last line. And the here command is incorrect. So always be alert while completing the question. Don't give up that you know both the statements are wrong and you directly ticks both 1 and 2. Here it comes to be true because it asks about incorrect, but if you go for neither 1 nor 2, you get it wrong even if you have the full information of the question. So be alert till the end, and the right answer would be both 1 and 2 because it says incorrect. And the next question is Montreux Convention seen in the news. It is related to which of the following? And the first option is with respect to alleged war crimes and crimes against humanity. This is not right. These are separate convention. War against crimes are separate convention, 1949, and crimes against humanity is another convention. This is also signed in 1949. Waivers against UN sanctions. No, this is not true. International Convention on Naval Passage. Yes, the statement C is the right answer. Always try to go with the elimination approach. What the elimination approach is, even if you know the statement directly after reading the question, don't mark it straight away. First read all the 4 statements and go by eliminating the statements, because by elimination you will find the right answer in the end and there will be very less chances to get it wrong. First statement is wrong, second statement is wrong. Don't mark it and go to the next question. Read the last statement as well. Convention on the Protection of Endangered Species. This statement is not right. The right answer would be C. And the next question is the term Calypsomopodi bidini, recently seen in news, is related to fossil of a kind of dinosaur. Keyword is dinosaur. And this is not the right statement. Mark it wrong. A gecko found in Nilgiri Hills of the Western Ghats. This is also wrong. Gecko means lizard. A geological period in history of Indian subcontinent. When you see the name in this manner, this is the nomenclature or this is the way to write name of any scientific, this is the scientific way to write any species. So it cannot be about geological period. This looks like a name of a species. So the third statement can be eliminated. And the last statement is primordial octopus with 10 arms. This is the right statement. फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का हम लेक्चर खत्म करते हैं. आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और इसी के साथ हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ में. टिल देन प्रिपेयर वेल.